हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा बच्चों 8वीं और विषय हमारा गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन, जिसका पहला भाग तो हो चुका है। आज हम देखेंगे उसका भाग दूसरा, पार्ट 2, छूट और कमीशन भाग 2। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो बच्चों, इसके पहले हमने इस पाठ में क्या समझा? तो हमने कुछ शब्दावली जानी। अंकित मूल्य मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, छूट डिस्काउंट, और 100 पर छूट है तो वह प्रतिशत छूट परसेंट डिस्काउंट होता है। हमने ये भी जाना कि कोई वस्तु उस पर 100 रुपया अगर छपा है तो दुकानदार उसे 100 रुपये में न बेचकर यदि उस वस्तु को 90 रुपये में बेच दिया तो खरीदने वाले को 10 रुपये फ़ायदा हो गया, छूट मिल गया। और इसका मतलब हुआ बेचने वाले ने 10 रुपया छोड़ दिया, छूट दिया। तो अंकित मूल्य 100 रुपया था और 90 में वह बिका, तो विक्रय मूल्य 90 हुआ। तो ये जो 10 रुपया कम हुआ वही छूट कहलाता है। तो ये 100 रुपये पे 10 रुपया छूट। तो छूट कैसे ज्ञात होता है? जो अंकित मूल्य है और जितने में बिका। अंकित मूल्य से कम दाम में ही जब बिकेगा वो बेचा जाता है तभी छूट प्राप्त होता है। इसलिए छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यह हमने देखा था। इसका अर्थ हुआ कि अगर ये 1000 रुपये का पेन खरीदते हैं कुल, तो 10 रुपये छूट के हिसाब से 100 रुपया छूट मिलेगा 10% के हिसाब से, और वह बिकेगा 900 रुपये में। आज हम क्या जानेंगे? आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कमीशन और मध्यस्थ करने वाला, यानी मध्यस्थ, मीडिएटर। तो कमीशन और मीडिएटर दोनों का संबंध है, क्योंकि मीडिएटर ही कमीशन लेता है, या कमीशन लेने वालों को ही कमीशन एजेंट या कोई मध्यस्थ कहलाता है। सिंपल सी बात है, हम देख लेते हैं मध्यस्थता कहाँ कहाँ पर संभव है या होता है व्यवहार में। तो जब कंपनी या उत्पादक या कोई विक्रेता अपना माल, सामान या वस्तु सीधे ग्राहक तक नहीं पहुंचा पाता है, तो तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वो अपना सामान या माल या वस्तु ग्राहक तक पहुंचाता है, बिकवाता है। तो उस बीच वाले व्यक्ति को कमीशन एजेंट कहते हैं, क्योंकि उसने न तो सामान बनाया है और न ही वो सामान खरीद रहा है, वो केवल दूसरे का सामान बिकवाता है। तो इसके बदले में उसे जो कंपनी है, उत्पादक या विक्रेता है, वह कुछ रकम देता है, उसका मेहनताना देता है, उसका पारिश्रमिक देता है। उस रकम को कमीशन कहते हैं।
उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यह एक विक्रेता या दुकानदार है, इसे अपना सामान बेचना है, लेकिन वह सीधे ग्राहक तक नहीं जाएगा और ग्राहक भी मान लीजिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो वह क्या करेगा? यह विक्रेता है और एक ग्राहक है। तब एक तीसरा व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए वस्तु है, विक्रेता के पास 100 रुपया उसका विक्रय मूल्य दाम है, तो वो क्या करता है? वह किसी तीसरे व्यक्ति को हायर करता है, लेता है, और वह व्यक्ति ग्राहक तक जाकर विक्रेता का सामान बिकवा देता है। तो ग्राहक को जब उसने वो सामान दे दिया 100 रुपये वाला, तो ग्राहक उसे क्या करेगा? 100 रुपया दे देगा, बराबर। तो सामान बिक गया। अब वह मध्यस्थ व्यक्ति विक्रेता को उसकी रकम दे देता है। अब इसमें इस मध्यस्थ का क्या फ़ायदा? तो इसके बदले में, इस काम के बदले में विक्रेता उसे मान लीजिए 5 रुपया दिया, एक सामान, इस 100 रुपये का सामान बिकवाने का। तो वही रकम जो है इस व्यक्ति का कमीशन है, और यह काम जिस व्यक्ति ने किया उसको कमीशन एजेंट कहते हैं। तो दुकानदार को क्या 100 रुपये पूरे मिले? नहीं, 95 मिले, क्योंकि 5 रुपया उसने कमीशन के रूप में दे दिया उस व्यक्ति को। तो यह जो बीच का व्यक्ति है मध्यस्थ, उसे हम कमीशन एजेंट कहते हैं। और वस्तु बिकवाने का जो काम करता है कमीशन एजेंट, उसे उसका कमीशन विक्रेता से मिलता है। सामान्य तौर पर ग्राहक कमीशन एजेंट को कमीशन नहीं देता। तो सामान या वस्तुओं के क्रय विक्रय में इस तरह का व्यवहार होता है। आगे है, जब कंपनी या मालिक अपनी, अब यहाँ वस्तु छोटे छोटे सामान नहीं है, जमीन है, घर, पशु पक्षी, इनको अगर बेचना है, कोई मालिक है, तो क्या ये घर घर जाकर अपना सामान बेच सकते हैं? नहीं। या इसके ग्राहक बहुत आसानी से मिल जाते हैं? वह भी नहीं। तो यह काम करने वाला जो तीसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कमीशन एजेंट या सामान्य भाषा में मध्यस्थ या दलाल कहते हैं। तो दलाल जो है घर, जमीन, पशु पक्षी इत्यादि को बिकवाने का कार्य करता है, और इसके बदले में उसे जो रकम मिलेगा उस रकम को दलाली कहते हैं। और सामान्य तौर पर ये जो व्यवहार होता है घर, जमीन, जायदाद, पशु पक्षी का, उसमें जो कमीशन या दलाली मिलती है वह खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों देता है। अगर पहले से कोई तय नहीं है कुछ, तो ये एक सामान्य व्यवहार होता है। दलाली दोनों पार्टी, दोनों ओर से मिलता है। व्यवहार में अगर लिखा गया है कि एक ही पार्टी देगी तो एक ही जन देंगे, लेकिन अगर दोनों जन को देना है तो दोनों ओर से समान रूप में दलाली मिलेगी। बेचने वाला भी देगा, खरीदने वाला भी देगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यह मालिक ने अपना सामान बिकवाना है, सामान मतलब घर, जमीन, जायदाद, पशु पक्षी, तो वो ग्राहक से बात करता है, और ग्राहक अगर तैयार है तो फिर वह जो दलाल है वह बिकवा देता है घर, जमीन, जायदाद मालिक का, और फिर मालिक को जो रकम मिलती है यहाँ पर, उसमें से वह क्या करेगा? निश्चित है कि उसे दलाली दे देगा, उसका तय दलाली। तो दलाल को मालिक की ओर से रकम मिल गया। लेकिन इस व्यवहार में अगर दोनों ओर से दलाली है तो ग्राहक को भी दलाली देनी पड़ती है। तो मालिक को 100 रुपये का जो सामान है वो 95 रुपये में पड़ा, क्योंकि उसने 5 रुपया दलाली दे दिया, और ग्राहक को भी 5 रुपया देना पड़ा, क्योंकि उसे
सुविधाजनक रूप से बिना खोजे भटके यहाँ वहाँ सामान उसका मिल गया। तो दलाल को दोनों ओर से 5-5 रुपये मिले, मतलब उसे 10 रुपया मिला। और मालिक को वह सामान 100 रुपये वाला 95 पड़ा, क्योंकि 5 रुपया देना पड़ा। और ग्राहक को कितने में पड़ा, कुछ बता सकते हैं आप? ग्राहक को 100 रुपये का सामान 105 में पड़ा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो उसका दाम था और 5 रुपया उसने अलग से दलाली भी दिया। तो इस तरह से ये व्यवहार हुआ, तीनों जन का काम हो गया। मालिक का सामान बिक गया, ग्राहक को बैठी बिठाए सामान मिल गया, और बीच में जो मध्यस्थ है उसने भी काम कर दिया, तो उसे उसकी दलाली मिल गई। तीसरा व्यवहार होता है कृषि उपज का, जैसे अनाज, मंडी, सब्जी, फल फूल की जो मंडी होती है, वहाँ पर किसान जब अपना सामान लेके जाता है तो वहाँ भी मध्यस्थ या दलाल होते हैं, जिसे आढ़तिया कहते हैं। और वो आढ़तिया की सहायता से किसान अपना सामान बेचता है। इसके बदले में उस मध्यस्थ व्यक्ति को, आढ़तिया को, दलाल को जो रकम मिलती है उसे दलाली या आढ़त कहते हैं। और यह भी सामान्य तौर पर ग्राहक और मालिक दोनों से तय होता है, प्राप्त होता है। तो सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पर किसान होता है और ग्राहक होता है। 100 रुपये का सामान बेचना है, बीच में आढ़तिया आता है, वह तय करता है ग्राहक से और फिर वह सामान बिकवा देता है, और उसके बदले में जो रकम मिली वह उसका आढ़त है, और यह दोनों ओर से मिलता है। तो ये कुछ व्यवहारिक प्रश्न उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में सामान की खरीदी बिक्री का, जिसमें कई तरह के अलग अलग व्यवहार होते हैं, जहाँ पर छूट मिलता है, कहीं कमीशन देनी पड़ती है, कहीं दलाली देनी पड़ती है, कहीं आढ़त भरना पड़ता है। तो इन सब प्रश्नों में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला कि सामान्य तौर पर दलाली, आढ़त या कमीशन की रकम प्रतिशत में तय होती है। 1%, 2%, 3%, यानी 100 पर कुछ रकम तय होती है। उसके फिर गुणज में बाकी जितने भी रकम होगी वो 100% के हिसाब से ही 100 पर निकाला जाता है। दलाली, आढ़त या कमीशन विक्रय मूल्य पर तय होता है, यानी उसका जो भाव है, विक्रय मूल्य है, जितने में मालिक उसे बेचता है उस पर ही तय होगा। फिर जितना दलाली या कमीशन होगी वह बेचने वाले में से माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, और ख़रीदने वाले में वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसे वह एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जहाँ पर दोनों ओर से देने की बात आती है। और इसे ज्ञात करने के लिए सिंपल सा सूत्र प्रयोग में लाते हैं, बहुत आसान है। कमीशन की रकम अगर ज्ञात करनी है तो विक्रय मूल्य गुणे 10% दर कर देते हैं, तो कमीशन की रकम निकल आती है। उदाहरण के तौर पर इस सूत्र को और सरल करेंगे तो विक्रय मूल्य गुणे दर हल करने के लिए बटे 100 करना पड़ता है। तो ये एक सामान्य सूत्र है। इसको और सरल कर देंगे तो विक्रय मूल्य और दर एक साथ है बटे 100। तो इस सूत्र से कमीशन या दलाली की रकम प्राप्त हो जाती है। उदाहरण द्वारा अगर समझे तो मान लीजिए कि कोई वस्तु 500 रुपये में बिका और तय कमीशन था 5%। इसका मतलब कमीशन कितना मिलेगा? तो कमीशन बराबर सूत्र है विक्रय मूल्य गुणे दर बटे 100। और विक्रय मूल्य है 500 रुपये में बिका, दर है 5%, तो 5 आ गया बटा 100। सरल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, मतलब 500 रुपये पर उसे 25 रुपये कमीशन मिला। तो इस तरह से यह कमीशन की रकम प्राप्त होती है। बहुत सरल है, विक्रय मूल्य गुणे जो भी कमीशन की दर है बटे 100।
अलग अलग तरीके से हम इसे लिखते हैं। हल करने का तरीका वही है। हम उदाहरण देखते हैं। प्रश्न संग्रह 9.2 पेज नंबर 57 पर यह उदाहरण है आपके पाठ्यपुस्तक में। ध्यान से देखेंगे पुस्तक में भी। जॉन ने एक प्रकाशक की 4,500 रुपये की पुस्तक बेची। जॉन ने 4,500 रुपये की पुस्तकें बिकवा दी एक प्रकाशक की। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ, यानी 15% 100 पर 15 रुपये के हिसाब से उसे कमीशन मिला। तो जॉन को कितना कमीशन मिला होगा? और ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चौखट भरिए। ये प्रश्न है किताब का, तो चौखट बना हुआ है। पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, चौखट में भरना है। फिर कमीशन की दर कितनी है, वो चौखट में भरना है। उसके बाद सूत्र द्वारा हमें प्राप्त कमीशन को निकालना है। तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य प्रश्न पढ़ने पे हमें पता चल रहा है कि 4,500 रुपये का यह पुस्तक था। दर कितनी थी? 15%। तो दर 15% है। और कमीशन पे कितना हो गया? तो दर बटे 100 गुणे विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य गुणे दर बटे 100। तो यहाँ पर पहले दर बटे 100 लिखा है, बाद में विक्रय मूल्य से गुणा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरल कर देंगे तो कट जाएगा, बचेगा 15 गुणे 45। 15 गुणे 45 गुणा कर लेंगे आप, तो आपको रकम प्राप्त होगी 675। अर्थात कमीशन कितना हुआ? 675 रुपये। 4,500 रुपये की पुस्तक बेचने पर जॉन को 675 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, रफीक ने 4% दलाली देकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपयों के फूलों की बिक्री की। ध्यान दो, रफीक ने बिक्री की 15,000 रुपयों की, लेकिन खुद नहीं बेचा है, दलाल के माध्यम से बेचा है। मतलब दलाल को उसकी दलाली बीच में देनी पड़ेगी रफीक को, और दर है 4%। तो हमें दलाली ज्ञात करना है और रफीक को कितना रकम मिलेगा फूल को बेचने से। दिख तो रहा है कि 15,000 रुपये का उन्होंने फूल बेचा, लेकिन उनके हाथ में उन्हें कितना मिला ये हमें बताना है। तो दर है 4% दलाली, जो कि प्रश्न में लिखा है, और कुल रकम बिक्री है वह है 15,000 रुपये। तो हल करते समय जानकारी को लिख लेते हैं। दलाली की दर 4% है और फूलों का विक्रय मूल्य कुल है 15,000 रुपये। और दलाली कितनी होगी? सूत्र क्या कहता है? विक्रय मूल्य गुणे दर दलाली की बटे 100। ये हमेशा लगेगा। विक्रय मूल्य दिया है प्रश्न में 15,000 रुपये, और दर कितनी तय है दलाली की? 4% बटा 100। सरल करेंगे, 100 से 2 जीरो कट गया, 150 बचा, गुणा 4 है ऊपर, तो 150 गुणे 4 गुणा करने पे आया 600। इसका मतलब फूलों की बिक्री में दलाली देनी पड़ी रफ़ीक को 600 रुपये। मतलब 15,000 रुपये का फूल बेचने पर 600 रुपया दलाल को देना पड़ा। तो रफ़ीक को कितनी रकम मिलेगी? तो रफ़ीक को उस 15,000 रुपये में से 600 रुपये दलाल को देने के बाद कितना बचेगा? घटा देंगे, 14,600 रुपये प्राप्त हुआ रफ़ीक को। और दलाली कितनी देनी पड़ी? 600 रुपये ऊपर हमने ज्ञात किया। तीसरा प्रश्न, किसी आढ़तिया, देखिए आढ़तिया शब्द आ गया, इसका मतलब निश्चित है अनाज मंडी, सब्जी मंडी, फल, इसका व्यवहार हो रहा है। तो किसी आढ़तिया द्वारा किसान ने 9,200 रुपये का माल बेचा। किसान ने माल बेचा 9,200 रुपये का आढ़तिया के माध्यम से। इसका मतलब
किसान को पूरा रकम नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ आड़त जो है वो देना पड़ेगा। तो उसे 2% आड़त देनी पड़ी। तो आड़तिया को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी कितनी उसको कमीशन या दलाली मिली। तो वही तरीका है, दी गई जानकारी में विक्रय मूल्य दिया गया है और दर भी दिया गया है 2%। तो आड़त की दर 2% दिया गया है और विक्रय है 9,200 रुपये का। तो आड़त कितनी हुई, प्रश्न में आड़त है इसलिए हम आड़त लिखेंगे, दलाल होगा तो दलाली लिखेंगे, कमीशन होगा तो कमीशन लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य गुणे दर बटा 100, हर जगह वही सूत्र। विक्रय मूल्य था उस माल का 9,200 रुपये, गुणे दर कितना है 2% बटे 100। तो हो गया 92, बच गया ऊपर गुणे 2। गुणा करने पर कितना आएगा, आप गुणा कर लीजिए, 184। तो आड़त की रकम हो गई 184 रुपीज़। तो आड़तिया को कितना रकम मिलेगा, 184 रुपये। तो प्रश्न पूछा आड़तिया को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो आड़तिया को प्राप्त रकम है 184 रुपये। पेज नंबर 58 पर यह प्रश्न है 9.2। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 रुपये का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। ध्यान दीजिए, किसने खरीदा और किसने बेचा, इसको याद रखिए। जिसने खरीदा वह दलाली देगा, जिसने बेचा वह भी दलाली देगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा है दलाल ने दोनों ओर से 2% दलाली ली। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए कितने रुपए दलाली दी। तो चौखट लिखा है, मतलब वहाँ पर पहले घर का दाम होगा, विक्रय मूल्य, दलाली निकालने के लिए गुणे दर बटे 100, दर है 2%। हल करेंगे, दोनों जीरो कट गया, 7,500 गुणे 2, यानी दीपांजलि ने खरीदने के लिए इस रकम पर और इस दर के मत द्वारा 15,000 रुपये दिया। और लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए कितने रुपए दलाली दी, तो जितना रकम दलाली ली जितना उतना ही रकम दलाली दी, दोनों की तरफ से वही रेट होगा। तो लीलाबेन जो है उन्होंने भी 15,000 रुपये दलाली दी, दोनों जन ने 15,000 रुपये दलाली दी। आगे है दलाल को इस व्यवहार में कितने रकम मिले कुल, तो दोनों तरफ से मिले उसे 15,000 एक तरफ से यानी दीपांजलि से और 15,000 लीलाबेन से, कुल मिलाकर उसे कितनी रकम मिली आप बता सकते हैं ना, वो चौखट में भर दीजिए। चौथा प्रश्न इसी में कि दीपांजलि को वह मकान कितने रुपए में मिला वास्तव में। अब दीपांजलि को मकान कितने में मिला, क्या 7.5 लाख रुपए में ही मिला, नहीं, क्योंकि उन्होंने 15,000 रुपये दलाली भी दी है। तो 7.5 लाख रुपया उस घर का दाम है और 15,000 रुपये दलाल को भी दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर कितना हो गया आप जोड़ लीजिए और चौखट में भर दीजिए। तो दीपांजलि को 15,000 ज़्यादा रकम देना पड़ा दाम से। उसी प्रकार लीलाबेन ने बेचा है, तो बेचने पर क्या उन्हें पूरा 7.5 लाख रुपए मिलेगा, नहीं, क्योंकि उन्होंने जो 7.5 लाख रुपए मिले उसमें से 15,000 तो दलाली दे दी। तो घटा दिया हमने, घटाने पे जो रकम आएगी वह लीलाबेन को प्राप्त होगी, और कितना आएगा वह आप आसानी से घटा सकते हैं।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।